अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो दूसरी एग्जांपल है वो है बॉल एंड बॉल सिस्टम। बॉल एंड बॉल सिस्टम जो है ये भी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है। अब बॉल क्या है कि आपके पास एक बॉल है, सही है। बॉल क्या होता है, प्याला होता है। ये आपके पास ब्लू कलर का जो नज़र आ रहा है आपको, ये क्या है, प्याला है। तो इस प्याले के अंदर हमने क्या रखी है, एक बॉल रखी हुई है। ये ब्लू कलर की जो है दूसरी ये बॉल है। अब अगर ये वाली बॉल हमारे पास यहाँ पर सेंटर पे होगी, दरमियान में होगी, तो फिर ये क्या होगी, यहाँ पर स्टेशनरी होगी। यहाँ पर ये क्या होगी इस वक्त, स्टेशनरी। स्टेशनरी तो मतलब कि ये क्या है, स्टेशनरी का मतलब है कि ये रेस्ट पे है। अब ये कौन सी पोजीशन है, ओ है। ये हमारे पास मीन पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है, ओ मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन पे बॉडी हमेशा क्या होती है, रेस्ट पे होती है, स्टेशनरी होती है। क्योंकि वहाँ पर जो मीन पोजीशन पे रेस्ट पे क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर जो नेट फोर्स होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। और वहाँ पर जो एक्सेलरेशन होती है वो भी क्या होती है, ज़ीरो होती है। ये दोनों चीज़ें ज़ीरो होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो बॉडी होती है यहाँ पर वो क्या होती है, रेस्ट पे होती है, स्टेशनरी होती है। लेकिन जब अगर इसको हम यहाँ से पकड़ के अगर हम इसको यहाँ पर इधर बाल के जो कॉर्नर है उधर ले जाएंगे, तो वहाँ पर लेकर जाकर अगर हम इसको छोड़ देंगे तो फिर ये क्या होगी, ड्यू टू ग्रेविटी ये इधर मूव करेगी सेंटर की तरफ। अब वो जो यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना, जो ग्रेविटी है कौन सी ग्रेविटी, कौन सी फोर्स है यहाँ पर, बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स है। अब देखो बाल रिस्टोरिंग फोर्स ऐसी फोर्स होती है जिसकी वजह से बॉडी मीन पोजीशन की तरफ मूव करती है। तो अब यहाँ पर मीन पोजीशन की तरफ मूव तो कर रही है, लेकिन किस फोर्स की वजह से मूव कर रही है, जो इसका वेट है उसकी वजह से। समझ लग रही है। तो अब इसका जो वेट होगा उसका एक कंपोनेंट, उसका वेट W है, उसके दो कंपोनेंट होते हैं ना, एक एक्स कंपोनेंट होता है और एक वाई कंपोनेंट होता है, वेक्टर होते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़े थे। तो उसकी वजह से बेसिकली आपकी बॉल क्या कर रही है, लेफ्ट साइड पे मूव करेगी। तो जब वो लेफ्ट साइड पे मूव करेगी तो मूव करती हुई जब दोबारा मीन पोजीशन पे यहाँ पर पहुँच जाएगी, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v क्या हो जाएगा, यहाँ पर मीन पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाएगी। ऐसे ही है, आवाज़ आ रही है ना आपको। तो v जब v यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी तो फिर आपकी बॉडी ड्यू टू इनर्शिया यहाँ पर स्टॉप नहीं होगी, रुकेगी नहीं। सही है, तो नहीं रुकेगी, आगे चली जाएगी। सही है। तो जब दोबारा इधर आगे जाएगी तो फिर जो ग्रेविटेशन फोर्स उसको पीछे खींच रही है उसकी वजह से वो क्या हो जाएगी, इधर जाकर स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशन फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी। तो उस फोर्स की वजह से दोबारा फिर वेलोसिटी वहाँ पर क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, और दोबारा फिर आपकी बॉडी मीन पोजीशन की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। और वो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। सही है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो बॉल है ये मूव करेगी। तो ये कौन सी फिर मोशन होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। क्यों, क्योंकि अब देखो जिधर भी मूव कर रही है उसकी फोर्स की डायरेक्शन हमेशा किधर है, मीन पोजीशन की तरफ है। फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है ना। तो एक तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी, फोर्स जो है वो क्या है, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। अब हमारे पास प्रूफ तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन प्रूफ इसका आपकी किताब के अंदर नहीं है, लेकिन असल में जो है वो क्या है, फोर्स इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। तो इसका मतलब है कि कौन सी मोशन होगी, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। सही है। ये आपने पढ़नी है, आप किताब से पेपर में आ भी सकती है शॉर्ट वगैरह में इसके बारे में। फिर अब दूसरी एग्जांपल जो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जो है उसकी जो मोशन है वो हमने चेक करनी है कि वो सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है। प्रूफ तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये सिंपल पेंडुलम की मोशन जो है वो कौन सी बेसिकली है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसकी मोशन भी, क्योंकि ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या है, एग्जाम्पल है। सही है। अच्छा अब ये सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि अगर एक हम रस्सी के साथ एक मैस को या बाल को लटका दें और फिर उसको हम हिला दें और वो इस तरह से झूलता रहे, जिस तरह स्विंग होती है हमारे पास, तो इस ऑपरेटर्स को हम क्या कहते हैं, बेसिकली इस पूरी कंपोनेंट को हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। सही है। तो इसकी जो मोशन है वो हमने देखनी है। अब सबसे पहले जब हमारे पास ये सिंपल पेंडुलम इधर रेस्ट पे है तो तब इधर सेंटर में होगी ना बाल, यहाँ पर होगी ओ पे। तो अब यहाँ पर क्या है, अब आपने देखना है कि ये जो हमारे पास जो स्ट्रिंग है, जो रस्सी है, ये वाली रस्सी जो धागा जो भी है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, L है। तो अब जब ये रस्सी जो है, जब हमारे पास ये बॉल रेस्ट पे है यहाँ पर, सही है, तो मुझे बताओ इसकी वेट की डायरेक्शन किधर होगी, वेट की डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होती है ना। तो W की डायरेक्शन इधर नीचे की तरफ है और वो W = mg है। और रस्सी के अंदर टेंशन भी होगी फिर, ऐसा ही है ना।
टेंशन होगी, और वो टेंशन की डायरेक्शन किधर होती है, हमेशा ऊपर की तरफ होती है। अब आपकी बाल यहाँ पर मूव नहीं कर रही, इसका मतलब ये है कि जो टेंशन है वो किसकी इक्वल है, वेट के इक्वल है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं। तो नेट फोर्स क्या हो जाती है फिर, ज़ीरो हो जाती है। तो अब नेट फोर्स ज़ीरो है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या है, यहाँ पर रेस्ट में स्टेशनरी है। समझ आ गई, सही है। तो आपने ये एक्सप्लेन करना है कि सेंटर में मीन पोजीशन पे नेट फोर्स ज़ीरो है, जिसकी वजह से बॉडी फिर क्या है, स्टेशनरी है, रेस्ट पे है। अब अगर हम इस बाल को उठा के इधर ले जाएंगे साइड पे थोड़ा सा, और फिर अगर यहाँ से अगर हम इसको छोड़ देंगे, अब छोड़ने से पहले अगर आप देखो यहाँ पर जब छोड़ेंगे हम इसको, तो यहाँ पर भी इसका वेट होगा नीचे की तरफ, और वो देखो ये वाला वेट है। ये आपने पॉइंट समझना है, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो mg है, ऐसे ही है। अब ये जो वेट है हमारे पास, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। अब आपको अगर थोड़ा सा याद हो 9th क्लास का कॉन्सेप्ट, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास ये दो एक्सेस हैं, एक ये x एक्सेस है और ये एक y एक्सेस है, और यहाँ पर दरमियान में अगर आपके पास एक है फोर्स, और ये फोर्स वेक्टर है, ऐसे ही है। तो अगर इस फोर्स वेक्टर f का इस एक्सिस के साथ, मतलब x एक्सिस के साथ जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। अगर इसका x एक्सिस के साथ जो एंगल है वो थीटा है, तो फिर क्या होगा, फिर हम इसको दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में डिवाइड करने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। आपने वो टॉपिक पढ़ा था, सही है। तो जब हम इसको रेजोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास फोर्स इधर आएगी y एक्सिस के ऊपर, और वो कौन सी होती है, एफ वाई होती है। और जो एक इधर आएगी वो हमारे पास कौन सी होगी, एफ एक्स होगी, सही है। अब जो आपके पास एफ एक्स है वो किसकी इक्वल होता है, एफ कॉस थीटा की इक्वल होता है ना, याद है कुछ कि नहीं। और एफ वाई किस, अच्छा एफ वाई इज इक्वल्स टू ए एफ साइन थीटा होता है, सही, सही हो गया। अब ये दो जो हैं, अब आपने याद रखना है कि ये जो जिस साइड के साथ एंगल होता है ना, जिस वेक्टर के साथ थीटा एंगल होता है हमारे पास, उस साइड पे हमारे पास कौन सा कंपोनेंट होता है, एफ एक्स होता है। और जिस साइड पे एंगल नहीं होता उस साइड पे एफ वाई होता है, ऐसा ही है ना, हमेशा आपने इस तरह से पढ़ा है। अब यहाँ पर आ जाओ आप डायग्राम के अंदर। अब इस डायग्राम में आप यहाँ पर अगर देखो तो हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है ना, इस स्ट्रिंग को जब हमने इधर थोड़ा सा किया है, इसको हमने टिल्ट किया, इसको उधर लेके गए हैं साइड पे, ए पॉइंट पे लेकर गए हैं, तो यहाँ पर जो उसने मीन पोजीशन के साथ जो एंगल बनाया है यहाँ पर, वो क्या है, थीटा है, सही है। तो अगर आपने मैथ में पढ़ा होगा कि अगर ये वाला जो एंगल होता है थीटा, अगर यहाँ पर दो लाइनों के दरमियान में एंगल ये वाला थीटा है, तो अगर यहाँ पर एक और लाइन है वो है ये वाली, अगर ये वाली लाइन, ये वाली जो सीधी लाइन है ना वर्टिकल, ये एक लाइन ये वाली है और एक लाइन ये वाली है, अगर ये दोनों पैरेलल हों, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हों, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हों, तो इन लाइंस में से जो हम कट करते हैं, क्या कहते हैं उसको, लाइन कट करते हैं, उसमें अगर यहाँ पर एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी एंगल वो क्या होता है, थीटा होता है। ये आपने मैथ में थ्योरम वगैरह प्रूव किए होंगे, किए हैं कि नहीं किए, हाँ जी किए हैं। अच्छा, तो फिर अब क्या होगा, अब इधर आ जाइए, मैं बताता हूँ आपको। ये आपके पास जो mg वेक्टर है, mg वेट है ना बेसिकली, ये नीचे जा रहा है, पैरेलल है, तो इसको अगर मैं ऊपर में ड्रा करूँ सीधा, तो ये ऐसे सीधा ड्रा होगा, मतलब अब लाइन थोड़ी सीधी नहीं है लेकिन सीधा तो इसी तरह ही होगा ना, और वो इसके पैरेलल होगा जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो टी वाली है, टेंशन, सही है। तो अगर ये वाला आपके पास एंगल है थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, फिर थीटा होगा, समझ लग गई है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी फिर क्या होगा, थीटा। अब यहाँ पर डायग्राम में लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये वाला भी एंगल आपका फिर क्या होगा, थीटा होगा। ये भी आपने एक और उसका पढ़ा हुआ है, क्या कहते हैं उसको, थ्योरम में, ये वाला भी आपने उधर पढ़ा होगा, मैथ में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, काफ़ी सारे थ्योरम्स हैं इस तरह एंगल वाले, तो आपने इस तरह का थ्योरम पढ़ा होगा, मुझे नाम नहीं पता उसका थ्योरम का, लेकिन आपको शायद याद हो या ना हो, 9th में, हाँ इस तरह पढ़ा होगा। ये वाला एंगल भी फिर क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अब मकसद ये है कि जो एंगल यहाँ पर आपका थीटा है, यहाँ पर भी एंगल वही थीटा है, सही है। तो अब अब ये वाले अपना देखो डायग्राम, ये वाला जो हिस्सा है, इस डायग्राम को इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, ये जो मैंने फोर्सेस का बनाया है यहाँ पर। अब देखो ये जो WMG है,
एम जी है, अगर एम जी को मैं एफ कंसिडर करूँ, सही है, एम जी को मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, एफ, ये हमारे पास मेन वेक्टर है, और इसका जो थीटा एंगल है हमारे पास वो इस साइड पे बन रहा है, ऐसे ही है ना, तो इसका मतलब ये क्या होगा, एफ एक्स होगा, एफ एक्स तो नहीं होगा, ये डब्ल्यू एक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी जो वेट है वो है ना हमारे पास वेक्टर, तो ये क्या होगा, डब्ल्यू एक्स होगा, और यहाँ पर क्या होगा, वाई होगा। तो डब्ल्यू एक्स किसके होता है, एम जी कॉस थीटा के, और डब्ल्यू वाई एम जी साइन थीटा। समझ लगी आपको अभी? अच्छा, अब यहाँ पर बॉडी आपकी, मुझे बताओ, दो, इसके ऊपर ना दो फोर्सेस लग रही हैं, एक मिनट, एक टेंशन है और एक वेट है। एक आपके पास जो फोर्स लग रही है, इसको तीन फोर्स, इसके ऊपर ना तीन फोर्सेस हैं टोटल, एक फोर्स इधर है और वो है रस्सी के अंदर जो टेंशन है, और एक फोर्स इधर है जो एम जी कॉस थीटा है, और एक फोर्स इधर है जो एम जी साइन थीटा है। ये वेट ख़त्म हो गया ना, क्योंकि वेट को मैंने दो इसमें डिवाइड कर दिया, एक इस हिस्से में और एक इस हिस्से में, तो ये भी ख़त्म हो गया, इसको छोड़ दो। तो एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है। अब मुझे बताओ, आपकी बॉडी जो है, ये वाली बाल जो है, ये ना इधर मूव कर रही है ना इधर मूव कर रही है, नहीं कर रही ना मूव, ना उधर ना इधर। क्यों नहीं मूव कर रही? क्योंकि जो एम जी कॉस थीटा है वो टी से कैंसिल हो गया, इन दोनों ने अपने एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो इसका मतलब बाल फिर इधर भी नहीं मूव करेगी, इधर भी मूव, तो फिर जो वर्टिकल फोर्सेज हैं वो ज़ीरो हो गई हैं। अब सिर्फ एक फोर्स बच गई है, और वो कौन सी है, लेफ्ट साइड वाली है। तो फिर अब अगर बॉडी पे एक फोर्स इस साइड पे लगेगी तो बॉडी मूव करेगी ना फिर इस साइड पे, तो फिर इस साइड पे मूव कर रही है, तो ये फिर कौन सी फोर्स हुई? नहीं, ये फोर्स कौन सी हुई? रीस्टोरिंग फोर्स। इसकी वजह से मूव कर रही है ना, क्योंकि इस फोर्स की वजह से आपकी बॉडी मीन पोजीशन की तरफ मूव कर रही है, सही है। तो अगर इस फोर्स की वजह से मूव कर रही है तो ये फिर कौन सी फोर्स होगी? रीस्टोरिंग फोर्स होगी। हाँ, तो आपने आपकी किताब में भी लिखा होगा यही कि जो वेट का जो वाई कंपोनेंट है, वेट का जो वाई कंपोनेंट है, उस वाई कंपोनेंट की वजह से जो बॉडी है हमारे पास वो किधर कर मूव कर रही है, मीन पोजीशन की तरफ मूव कर रही है। और जो वेट का वाई कंपोनेंट है वही बेसिकली यहाँ पर क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है, सही है। तो फिर जब ये बॉडी आपकी मूव करके यहाँ पर आएगी मीन पोजीशन पे, यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और फिर वो यहाँ पर ड्यू टू इनर्शिया नहीं रुकेगी, तो वो आगे चली जाएगी, सही है। आगे बाकी सारा वही कंसेप्ट है जो हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। तो फिर जब बी पे पहुँचेगी, यहाँ पर फिर यही वाली कंडीशन लगेगी जो यहाँ पर ए पे लगी थी। यहाँ पर अब दोबारा वेट की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर एंगल थीटा भी ये वाला भी वही है ना। अगर मैं यहाँ पर दोबारा ड्रा करूँ तो ये क्या होगा, एम जी कॉस थीटा होगा, यहाँ पर इसका वेट तो नीचे होगा ना इस तरह, ये पर यहाँ पर एंगल थीटा होगा, और ये इधर क्या होगा, ये इधर साइन थीटा होगा इधर, और इधर जो होगा हमारे पास वो एम जी कॉस थीटा होगा और ये एम जी होगा, सही है। और फिर ये टेंशन और ये वाला जो कॉस थीटा होगा ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक फोर्स बचेगी एम जी साइन थीटा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी दोबारा किधर मूव करेगी, राइट वाली साइड पे मूव करेगी, मतलब कि मीन पोजीशन की तरफ। तो इस तरह से आपकी बॉडी यहाँ पर कौन सी मोशन होगी, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। तो आप तो आप एक पेपर में अगर आएगा तो ये आपने यही एक्सप्लेन करना होगा इसमें कि इसकी मोशन कैसे हो रही है, इसकी रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी होगी और कैसे होगी, ये सारा आपकी किताब में जो लिखा हुआ वो आपने एक्सप्लेन करना होगा, पेपर में आ सकता है। फिर आगे हमारे पास इसमें जो आता है वो है टाइम पीरियड। अब इसका जो टाइम पीरियड का अब मुझे बताओ, जो कल हमने पढ़ा था मैथ स्प्रिंग सिस्टम, उसमें जो टाइम पीरियड का फार्मूला था वो क्या था, T = 2 पाई के, ये फार्मूला था। लेकिन अब जो सिंपल पेंडुलम है ये वाला, इस सिंपल पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वो ये है, और वो क्या है, T = 2 पाई L/g², सही है। तो अब इसमें इस फार्मूले में आपने ये देखना है, इस फार्मूले में जो है वो हमारे पास क्या है कि जो टाइम पीरियड है वो लेंथ पे डिपेंड करता है कि इस रस्सी की लेंथ कितनी है, और किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे कि g की वैल्यू क्या है। समझ लग गई है। अब यहाँ से एक और कंसेप्ट आपको मैं देता चलूँ, वो यही है कि अगर एक सिंपल पेंडुलम है हमारे पास, उसको अगर हम यहाँ पर रावलपिंडी में अगर उसका हम टाइम पीरियड मेजर करते हैं तो वो कुछ और होगा, लेकिन अगर हम उसी सिंपल पेंडुलम को उठा के मरी में ले जाते हैं तो वहाँ पर सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। वो ज़्यादा होगा कम होगा, ज़्यादा हो जाएगा, वो वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखो अब मरी में जो हमारे पास जो उधर जगह होगी वो क्या होगी, हाई होगी ना, हाइट ज़्यादा होगी वहाँ पर। तो आपको पता है जितना हम हाइट पे जाते हैं वहाँ पर जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है।
कम होती है ना जी की वैल्यू, अगर हम ऊपर जाएँ जितना, तो अगर मरी में जी की वैल्यू कम होगी तो फिर टी की वैल्यू ज़्यादा होगी। समझ लग गई है? तो इसका मतलब है कि वहाँ पर टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। और इसी तरह अगर हम चाँद पे चले जाएँ तो चाँद के ऊपर भी टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चाँद के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से कम है, बहुत ज़्यादा। समझ लग गई है? तो मेन मकसद ये है कि सिर्फ लेंथ पे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है, और जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम है उसका जो टाइम पीरियड है वो मैथ पे डिपेंड करता है और के पे डिपेंड करता है। हाँ, अब सिंपल पेंडुलम का ये क्वेश्चन आता है कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो मैथ्स पे डिपेंड करता है या नहीं करता। ये एमसीक्यूज वगैरह में आ जाता है, मतलब कि जो बॉब है इसका मैथ्स पे डिपेंड करता है या नहीं करता। तो आपने बताना है कि इसके मैथ्स पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ लेंथ और जी पे डिपेंड करता है। सही है? ये इसका जो इस फार्मूले का जो प्रूफ है ना वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आपने बस ये फार्मूला ही याद रखना है, इसकी कंसेप्ट को याद रखना है। ये जो इसका प्रूफ है वो आपके इधर फर्स्ट ईयर में ही आएगा, फर्स्ट ईयर में आप ये चीज़ें पढ़ेंगे दोबारा। सही है? अच्छा, अब आगे आपके पास जो टॉपिक में आता है चीज़ वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? यही मैंने आपको कल बताए भी थे कि अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। इसका मतलब ये है कि जिस बॉडी की सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही होती है वो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या करता है, अराउंड वाइब्रेट करता है। मतलब ये पॉइंट ओ है तो इस पॉइंट के अराउंड क्या करेगी बॉडी, बार बार आगे पीछे वाइब्रेट करेगी, सिर्फ इस एक पॉइंट के अराउंड। सही है? ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो उसकी एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन किधर होती है, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। ये हमने पहले बात कर चुके हैं। इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, मतलब कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। दूसरा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्प्लेसमेंट के है। समझ लग गई है? तो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, ज़ीरो। अब मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है ना, तो इसका मतलब है कि मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन ज़ीरो, एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन भी क्या होगी, फिर मैक्सिमम होगी। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है, इट्स वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। अब हमें पता है कि वेलोसिटी जो है वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, ऐसे ही है। और जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो कहाँ पर होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर होती है। सही हो गया जी। अब कुछ टर्म्स हैं जो हमने पढ़नी है, वो क्या हैं? पहले है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होती है? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, कि जब एक बॉडी अपना चक्कर कंप्लीट कर लेती है। अगर सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल दूं, अब अगर बाल पहले यहाँ से पहले जाती है, हमारे पास पहले ए पर है फॉर एग्जांपल, हम पहले ए पर लेकर जाते हैं खुद पकड़ के, जब हम वहाँ से छोड़ेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो मूव करके मीन पोजीशन की तरफ आएगी पहले, फिर मीन पोजीशन से बी पे जाएगी, फिर बी से वापस आएगी मूव करके मीन पोजीशन पे, फिर मीन पोजीशन से आगे चली जाएगी ए पे। तो जब इस तरह से ए से गई थी और ए पे जब वापस आ गई है तो ये हमारे पास उसका क्या हो गया, एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो गया। तो इस एक साइकिल को, इसको हम साइकिल भी कहते हैं, इसको ऑसिलेशन भी कहते हैं और इसको एक वाइब्रेशन भी कहते हैं। सही है? तो ये होती है वाइब्रेशन। अब फिर आगे था टाइम पीरियड। टाइम पीरियड पता है आपको कि ये जो वाइब्रेशन है इसको कंप्लीट करने में कितना उसको टाइम लगा है। अब ये जो आपके पास सिंपल पेंडुलम है, इसने अपनी वाइब्रेशन कंप्लीट की है ना, पहले ए से गया बी पे, फिर बी से दोबारा ए पे आया, तो कितने टाइम में उसने एक चक्कर कंप्लीट किया है, वो टाइम पीरियड है। फिर फ्रीक्वेंसी आती है। अब फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, उसका उल्ट है। टाइम पीरियड होता है कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा है, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा है, ये आपने ध्यान से सुनना है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि एक सेकंड में उसने कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट की हैं। देखो उसका उल्ट है ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि एक सेकंड में कितने उसने चक्कर कंप्लीट किए हैं, कितने उसने वाइब्रेशंस कंप्लीट किए हैं। और टाइम पीरियड का मतलब होता है कि उसको एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा है। समझ लगी इस बात की आपको? और फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। तो हम F = 1/t लिख सकते हैं।
सही है। एफ इज इक्वल्स टू 1/t। अब एग्जाम्स में ये MCQs आता है कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होता है, 1 होता है। अगर फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दें तो प्रोडक्ट किसकी इक्वल आएगा, 1 की इक्वल आएगा, क्योंकि जब टाइम पीरियड देखो इस फार्मूले में अगर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ के साथ तो पीछे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब ये MCQs आ सकता है पेपर में कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड क्या है। ये मेरा MCQ भी आया, मैं आपने देखा है कल पेपर में, लेकिन मैंने 1 ही लिखा था। मेरे सर में वो उठा के काटा हुआ है। पता नहीं फिर आपका, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 की इक्वल होता है। ये MCQs आता है पेपर में, सही है। अच्छा, अब आगे आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। जो वाइब्रेटिंग बॉडी का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक। अब ये आपकी जो O है मीन पोजीशन है और यहाँ पर जो A होती है वो एक्सट्रीम पोजीशन होती है। तो मीन पोजीशन से किसी भी एक साइड पर, या लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, तो अगर हम राइट साइड पे कंसीडर करें तो O से लेकर A तक जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उस डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, सही है। अच्छा, अब आगे हमारे पास जो है वो आते हैं साइड ब्लॉक्स। साइड ब्लॉक्स जो हैं ये आपके इंपॉर्टेंट है, थोड़े से ये मतलब पढ़ने हैं आपने और फिर आपको उसका पता चलेगा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले है द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास एंड एम्पलीट्यूड। ये वही बात है जो मैंने आपको अभी बताई है कि जो पीरियड है वो मास पे डिपेंड नहीं करता और एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करता, बल्कि सिर्फ लेंथ और जी पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, सही है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ये MCQs में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं इससे आगे पीछे करके। फिर आगे आते हैं टेल वेदर और नॉट दीज मोशंस आर एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब यहाँ से एग्जांपल MCQs यहाँ से भी आ सकते हैं कि अब इनमें से बताओ कि कौन सा जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है और कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो सबसे पहला जो है वो है अप एंड डाउन मोशन ऑफ अ लीफ इन वाटर पॉन्ड। पानी के अंदर अगर पत्ता पड़ा हुआ है एक, सही है, दरख्त का, तो अगर पानी में हम पत्थर फेंकेंगे तो उसकी वाटर वेव्स प्रोड्यूस होंगी ना, तो फिर जो पत्ता होता है वो ऊपर नीचे इस तरह वाइब्रेट करता है, इस तरह से, सही है। तो ये वाली जो मोशन है उसकी वो कौन सी होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। जिसका मतलब है कि ये मोशन है इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन, सही है। फिर दूसरा आता है मोशन ऑफ सीलिंग फैन, तो ये नहीं है। मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। फिर मोशन ऑफ प्लग स्ट्रिंग फिक्स एट इट्स बोथ एंड्स, ये इसका मतलब ये है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, सही है, ये स्ट्रिंग है, इस तरह से रस्सी आपने बांधी हुई है दो साइडों से, सही है। उसको अगर आप दरमियान में से पकड़ के खींचें तो उसमें से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं इस तरह से ऊपर नीचे, पता है उसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये। लेकिन ये बेसिकली आप फर्स्ट में जाके पढ़ेंगे, है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही ये, लेकिन इसको हम स्टेशनरी वेव्स भी कहते हैं इसको हम, वो आगे आप पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत एक सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती, इसमें काफ़ी सारी होती हैं मोशंस, तो उन सबको मिलाकर ये स्टेशनरी वेव बनती है। तो इधर हम यही पढ़ेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये, सही है। फिर जो पांचवा हमारे पास जो आता है वो क्या है, मूवमेंट ऑफ हनी बी, ये भी नहीं है। मूवमेंट ऑफ हनी बी क्या होती है, शहद की जो मक्खी होती है उसकी जो मूवमेंट, वो रैंडम मोशन होती है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं है, सही है। तो ये सिर्फ दो हैं, ए और डी हैं जो आपके पास, सही है।